एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Welcome to this deep dive analysis session brought to you by Ravi Competitive Classes. This session is based on the 100% accurate research and hard work of Ravi sir, designed to give you an edge in your preparation. तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, ये बेसिकली 19th मार्च की पहली शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस पर बेस्ड है। हाँ, और आज के क्वेश्चंस देखकर लगता है कि एग्जामिनर ने सच में कैंडिडेट्स की डीप नॉलेज टेस्ट की है। बिल्कुल। तो चलिए अपना ये मिशन शुरू करते हैं। हमारे सामने रवि सर के डिटेल्ड नोट्स है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले पेज 1 पर सर की एक बहुत ही जरूरी एडवाइस है ना? सही याद दिलाया आपने। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि बिना टेस्ट सीरीज की तैयारी का मतलब है बिना प्रैक्टिस के मैच खेलना। मतलब अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाएंगे बिना मॉक टेस्ट दिए तो प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो प्रैक्टिस के स्टूल के बाद अब चलते हैं अपने असली एनालिसिस पर। सेक्शन 1 में हम राज्य व्यवस्था, इतिहास और पर्यावरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो पॉलिटीज है। हाँ, पढ़िए, क्या है पहला सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का विवरण है? और इसका सही आंसर है आर्टिकल 156। एग्जैक्टली। और इसमें एग्जामिनर ने ऑप्शन में 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दिया होगा, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे। अब यहाँ ना एक ट्रिक है रवि सर के नोट्स में, जिसे कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान से नोट करना चाहिए। अच्छा, कौन सी ट्रिक? देखिए, इसे सीक्वेंस में याद रखना है। बहुत धीरे से बताता हूं। पहले 153, फिर 155 और फिर 156। ओके, 153, 155, 156। हाँ, इसका फॉर्मूला है पद, नियुक्ति, कार्यकाल। मतलब 153 कहता है कि राज्यपाल का एक पद होगा। जब पद बन गया तो 155 में उसकी नियुक्ति होगी, और जब नियुक्ति हो गई तो 156 बताएगा कि उसका कार्यकाल कितना होगा। ओह वाओ, ये तो एकदम लॉजिकल कहानी बन गई। पद, नियुक्ति, कार्यकाल। बिल्कुल। और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर कैंडिडेट्स को आर्टिकल 161 भी याद रखना चाहिए, जिसमें राज्यपाल की क्षमादान मतलब पार्डन पावर की शक्ति आती है। परफेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। ये मॉडर्न हिस्ट्री से लग रहा है। क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका आंसर है भाखरा नंगल बांध। सही जवाब। और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1954 में जब इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं मतलब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा था, तब उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि यही प्रोजेक्ट्स नए भारत की नींव रख रहे थे। है ना? उन्हें लगता था कि डेवलपमेंट ही असली पूजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट का मिक्स है। 2025 में राजस्थान सरकार ने सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की? इसका राइट आंसर है 44,000 हेक्टर। हाँ, और ये एक बड़ा अपडेट है नवंबर 2025 का। अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स देखें ना, तो पहले ये एरिया 54,230 हेक्टर था। अब ये नया टोटल एरिया बढ़कर 98,762.1 हेक्टर हो गया है। मतलब लगभग डबल कर दिया। बिल्कुल, ताकि वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ बफर जोन बन सके। सही कदम है। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। पॉलिटी का एक क्लासिक सवाल, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इसका सोर्स क्या था? यूएसएसआर, मतलब तब का सोवियत यूनियन। और इसके लिए संविधान में नया पार्ट भी तो बना था ना? हाँ, भाग 4A और आर्टिकल 51 है। शुरू में 10 ड्यूटीज थी, पर वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। ये जो 11वां कर्तव्य है ना, एजुकेशन वाला, ये 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। साथ ही स्टूडेंट्स को बाकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जैसे 44th और 73rd भी रिवाइज कर लेने चाहिए। सही बात है। अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे तो लगता है जैसे एग्जाम का सिलेबस ना एक विशाल समुंदर जैसा है। कभी हम संगीत के मोती निकाल रहे हैं तो कभी न्यूक्लियर प्लांट के। बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन उसी संगीत के मोती से जुड़ा है। हाँ, क्वेश्चन 5 है, 1998 में किस कर्नाटका गायिका को भारत रत्न मिला? आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। ये नाम क्लासिकल म्यूजिक के हिस्ट्री में बहुत अहम है। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि ये भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं।
और सिर्फ यही नहीं, 1974 में इन्हें रामन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। वाओ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी। अगला सवाल हेल्थ सेक्टर से है। क्वेश्चन 6, 2024 के अंत में खसरे मतलब मीजल्स के पूर्ण उन्मूलन की पुष्टि किसने की? आंसर है यूएसए। हाँ, अमेरिका ने, और ये कंफर्मेशन आई थी नवंबर 2024 में। इसकी पुष्टि पीएचओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर की थी। मतलब अब वहाँ लोकल लेवल पर इसका कोई ट्रांसमिशन नहीं है। मास वैक्सीनेशन का एक बड़ा रिजल्ट है ये। ये हेल्थ के फील्ड में सच में एक बड़ी जीत है। चलिए अब क्वेश्चन 7 देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। राइट। और रवि सर के नोट्स में इसके साथ एक बहुत अच्छा मैप दिया गया है। कैंडिडेट्स को ना बाकी प्लांट्स भी मैप के हिसाब से याद होने चाहिए, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में है। हाँ, और रावत भाटा शायद राजस्थान में है। एकदम सही। उसके अलावा काइगा कर्नाटका में, काकरापार गुजरात में और नरोरा यूपी में है। ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में अक्सर आ जाते हैं। गॉट इट। अब आते हैं इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन के हाइब्रिड सवाल पर। क्वेश्चन 8, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंसर है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, और इसका मूल मंत्र था वन नेशन वन टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। साथ में ना बच्चों को एक्स्ट्रा करंट अमेंडमेंट्स ध्यान रखने चाहिए, जैसे 103rd ईडब्ल्यूएस के लिए है, 102nd एनसीबीसी के लिए और 100th लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए। ये हुई ना पूरी लिस्ट। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जो कानूनी संस्थाओं, इतिहास और अर्थशास्त्र पर है। मेरा एक सवाल था कि क्या हिस्ट्री की पॉलिसीज आज की इकोनॉमी समझने में सच में मदद करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अगर आप पास्ट के ट्रेड रूट समझेंगे तो आज की फॉरेन पॉलिसी समझना आसान हो जाता है। पर पहले लीगल संस्था वाला सवाल ले लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 9, नालसा का गठन कब हुआ? आंसर है 9 नवंबर 1995। हाँ, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इसमें सबसे जरूरी एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इसके पेट्रन इन चीफ यानी संरक्षक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई होते हैं। और क्योंकि ये 9 नवंबर को बना था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसलिए 9 नवंबर इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब उस हिस्ट्री और ट्रेड वाली बात पर आते हैं। क्वेश्चन 10 है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? आंसर है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, जो एक पुर्तगाली गवर्नर थे। राइट। और ये पॉलिसी सिर्फ नाम से ब्लू वाटर थी। इसका असल मकसद था हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में पुर्तगाली नौसेना को सबसे शक्तिशाली बनाना, ताकि ट्रेड पर उनका एक छत्र राज हो सके। समंदर पर राज तो ट्रेड पर राज। किसी पॉलिसी का असर बहुत लंबा होता है। क्वेश्चन 11 इसी से जोड़ा जा सकता है करंट अफेयर्स के एंगल से। पोरबंदर से मस्कट जाने वाला भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा है? आंसर है INSV कौंडिन्य। हाँ, ये एक बहुत यूनिक एक्सपेडिशन थी। इस 18 दिन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हमारी जो 5000 साल पुरानी समुद्री विरासत है उसे पुनर्जीवित करना, एक तरह से हिस्ट्री को रिक्रिएट करना। अमेजिंग। ट्रेड और पैसों से जुड़ी एक और बड़ी न्यूज़ है। क्वेश्चन 12 में FY 2025 में विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा कितना धन यानी रेमिटेंसेस भेजा गया? आंसर है 135.46 बिलियन। ये फिगर कैंडिडेट्स को रट लेनी चाहिए। 135.46 बिलियन ये अब तक का हाईएस्ट लेवल है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 14% की वृद्धि देखी गई है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। सही बात है। इकोनॉमी से जुड़ा अगला सवाल, क्वेश्चन 13। जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन कितना हुआ? आंसर है 18% से 20%। और ये उस टाइम के इकोनॉमिक क्राइसिस का नतीजा था। इसको 2 चरणों में यानी 2 फेजेस में किया गया था, 1 और 3 जुलाई को। इसका मेन रीजन था एक्सपोर्ट्स को सस्ता करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना। मतलब मजबूरी थी पर फायदेमंद साबित हुई। अब थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4 में सब्जेक्ट्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं, एग्जामिनर लगता है स्टूडेंट्स की हर टॉपिक पर पकड़ चेक कर रहा है। वही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का असली टेस्ट होता है। बताइए अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन 14 है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? आंसर है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। सही जवाब। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम अगले पर चल सकते हैं।
ओके, तो क्वेश्चन 15 सोशल रिफॉर्म पर है। बहरम जी मालाबारी किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? आंसर है महिला अधिकार और बाल विवाह उन्मूलन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनके प्रयासों से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था। इसके अलावा उन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर नाम का अखबार निकाला और 1885 में सेवा सदन नाम के संगठन की शुरुआत की। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिए हाईली रेलेवेंट है। डेफिनेटली। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो क्वेश्चन 16 है, असम और कर्नाटका की मुख्य बागवानी फसलें कौन सी हैं? आंसर है असम के लिए टी यानी चाय और कर्नाटका के लिए कॉफी। हाँ, ज्योग्राफिकल कंडीशंस इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। असम पूरे भारत की लगभग 50% चाय उगाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका भारत की 70% से ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है, जिसमें अरेबिका और रोबस्टा वैरायटीज सबसे मुख्य हैं। ओ अच्छा, अब थोड़ा साइंस की दुनिया में झांकते हैं। क्वेश्चन 17 है, समानांतर प्रकाश किरणों को अभिसारित यानी कन्वर्ज करने वाला लेंस कौन सा है? इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। बिल्कुल। जो उत्तल लेंस होता है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस करता है, और इसका प्रैक्टिकल यूज देखें तो ये हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में काम आता है। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव, जो किरणों को फैलाता है और मायोपिया में यूज होता है। कैंडिडेट्स को इन दोनों का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन बहुत मदद करेगा। अब सेक्शन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 18 मॉडर्न हिस्ट्री से है। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक, इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स की कमी नहीं है। अंग्रेजों ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। उनका फेमस नारा तो सबको पता ही है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एग्जैक्टली। और उन्होंने केसरी और मराठा नाम के न्यूज़पेपर्स भी शुरू किए थे। साथ ही नोट्स में नरम दल के नेताओं का भी जिक्र है, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ग्रेट रिवीजन। चलिए अब थोड़ा टेक सैवी बनते हैं। क्वेश्चन 19, फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने की शॉर्टकट की क्या है? आंसर है ऑल्ट प्लस एंटर। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके साथ कुछ और शॉर्टकट्स भी अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक के लिए, और ऑल्ट प्लस F4 किसी विंडो को क्लोज करने के लिए। सही है। और एंटरटेनमेंट की फील्ड से क्वेश्चन 20 आया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स दिसंबर 2025 में बेस्ट एक्टर कॉमेडी और मेल सीरीज किसे मिला? आंसर है वरुण सोपती को रात जवान है के लिए और स्पर्श श्रीवास्तव को दो पत्ती के लिए। हाँ, करंट अफेयर्स में OTT प्लेटफॉर्म्स के अवार्ड्स भी अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। कैंडिडेट्स को इन्हें भी अपडेट रखना होगा। अच्छा, अब केमिस्ट्री का एक ट्रिकी सवाल। क्वेश्चन 21, इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर है ऑक्सीजन। अब यहाँ ना रवि सर के नोट्स में एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक दी गई है, जिससे बच्चे सारी नोबल गैसेस एक बार में याद कर सकते हैं। मैं धीरे से बताता हूँ। ट्रिक है ही, मी, आर, क्रू, जे, RN। एक मिनट, हे ने अर कृष जे। हाँ, मतलब हे से हीलियम, ने से नियॉन, अर से आर्गॉन, क्रे से क्रिप्टॉन, जे से जीनॉन और RN से रेडॉन। ये सभी ग्रुप 18 के तत्व हैं। ये लिस्ट याद रही तो ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो सच में आसान हो गया। अब चलते हैं कंप्यूटर्स पर। क्वेश्चन 22, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण क्या है? आंसर है विंडोज, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना कंप्यूटर का बेस होता है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसके बिना कंप्यूटर डब्बे जैसा है। वहीं दूसरी तरफ जो हम MS वर्ड या पेंट यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं। डिफरेंस एकदम क्लियर है। अब सेक्शन 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी है। मुझे हमेशा ना कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों की बारीकियों पर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक शब्द कैसे पूरे देश की प्रकृति तय करता है। बिल्कुल, एक शब्द पूरा लीगल फ्रेमवर्क बदल सकता है। सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, प्रस्तावना में संप्रभु यानी सॉवरेन का अर्थ क्या है? इसका आंसर है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। एग्जैक्टली। इसका मतलब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। कोई और देश हम पर दबाव नहीं डाल सकता। कैंडिडेट्स को इसके साथ सेकुलर,
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक शब्दों की डेफिनेशन का भी रिवीजन कर लेना चाहिए। सही कहा। अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। क्वेश्चन 24। शिंकाकू द्वीप यानी सेंकिकू आइलैंड्स वर्तमान में किसके द्वारा प्रशासित है? आंसर है जापान 1895 से। ये ईस्ट चाइना सी का एक बड़ा विवादित एरिया है। जापान इस पर कंट्रोल रखता है, पर चाइना और ताइवान दोनों इस पर अपना दावा करते हैं, इसलिए ये न्यूज में बना रहता है। हमेशा न्यूज में रहता है ये। अब बायोलॉजी का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 25। बांस यानी बैम्बू में किस प्रकार की जड़ें और शिरा विन्यास होता है? आंसर है फाइब्रस रूट्स यानी झकड़ा जड़ें और पैरेलल वेनेशन। इसका रीजन ये है कि बांस एक मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधा है, ठीक घास की तरह। उनमें हमेशा फाइब्रस रूट्स और पैरेलल वेनेशन ही पाया जाता है। ओह, तभी बांस के पत्तियों में वो लाइंस एकदम सीधी होती हैं। बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन 26 कॉन्स्टिट्यूशन से है। आर्टिकल 282 के तहत केंद्र या राज्य का क्या अधिकार है? आंसर है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन अनुदान यानी डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स। ये सेंटर और स्टेट की स्पेशल फाइनेंशियल पावर होती है। इसके अलावा बच्चों को आर्टिकल 293, आर्टिकल 280 जो फाइनेंस कमीशन से जुड़ा है और 301 से 307 को भी पढ़ लेना चाहिए। अपकमिंग शिफ्ट्स में इनमें से सवाल बन सकते हैं। नोट्स का फायदा यही होता है। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 7 पर। यहाँ आर्ट कल्चर और फिजिक्स है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आते ही ना स्टूडेंट्स के बीच एक पैनिक सा फैल जाता है। मैं बिल्कुल इस पैनिक को खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आर्ट कल्चर वाला सवाल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 27। मुगल काल में निर्मित मंदिरों में मुख्य वास्तुकला क्या है? आंसर है शिखर एंड पॉइंटेड आर्चेस या डोम स्ट्रक्चर्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर। यहाँ आपको मंदिर के शिखर और मुगल स्टाइल के मेहराब का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वाओ, हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग होती है। अब हिस्ट्री से एक और। क्वेश्चन 28। प्रयाग प्रशास्ति किस सम्राट का वर्णन है? आंसर है समुद्रगुप्त। ये उनके दरबारी कवि हरिसेना ने लिखा था और इनकी बहादुरी की वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अब वो घबरावट वाला सवाल। क्वेश्चन 29 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है काइनेटिक एनर्जी पर। इसका सीधा आंसर दिया है 350 जूल्स। पर सर इसको आसान भाषा में प्लीज समझाइए, स्टेप बाय स्टेप। डोंट वरी, इसे बिल्कुल धीरे और क्लियरली समझते हैं। देखिए, यहाँ हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ओके। स्टेप 1 ये है कि हम वेलोसिटी निकालेंगे फॉर्मूला v = u + gt से। यहाँ ग्रेविटी g की वैल्यू 10 लेनी होती है। तो मान लीजिए 3 सेकंड पर वेलोसिटी आई 30 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पर आई 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 और 40। अब स्टेप 2 में हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो है ½ mv²। 30 वाली स्पीड के लिए जब हमने ½ × m × 30² किया तो एनर्जी आई 450 जूल्स, और जब 40² किया तो आई 800 जूल्स। अच्छा, मतलब हमने दोनों टाइम की अलग अलग एनर्जी निकाल ली, 450 और 800। एग्जैक्टली। अब फाइनल स्टेप 3, हमें बस इनका डिफरेंस निकालना है। 800 में से 450 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 350 जूल्स। देखा कितना सिंपल था। ओह, ये तो वाकई आसान था। सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है बिना घबराए। बिल्कुल। अब अगला सवाल टेक से है। क्वेश्चन 30। सीपीयू को आउटपुट डिवाइस से संचार करने के लिए क्या चाहिए होता है? आंसर है डिवाइस ड्राइवर। हाँ, क्योंकि हार्डवेयर को ओएस की भाषा समझ नहीं आती, तो डिवाइस ड्राइवर एक ट्रांसलेटर का काम करता है इन दोनों के बीच। सही है। क्वेश्चन 31 पर आते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी कौन सी है? आंसर है नेक्सकार 19। ये ब्लड कैंसर के इलाज में एक क्रांति है। इसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर डेवलप किया है। अपनी तरह की पहली कंप्लीटली इंडिजिनस थेरेपी। ये सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन 8 पर आते हैं, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 32। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माइनिंग यानी खनन पर रोक कहाँ लगाई है? आंसर है अरावली रेंज पर। हाँ, और ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। अरावली जो है ना, वो थार मरुस्थल को दिल्ली NCR और दूसरे इलाकों की तरफ आगे बढ़ने से रोकती है। अगर माइनिंग होती रही तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल बैरियर है। क्वेश्चन 33 भी पहाड़ों पर है। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं?
आंसर है काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार और कैलाश। राइट। और कैंडिडेट्स को इसके साथ ही लेसर और आउटर हिमालयस के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए ताकि हिमालयन सिस्टम का पूरा आइडिया हो। बिल्कुल। अब क्वेश्चन 34। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ संकलित हैं? आंसर है सूता पिटाका। हाँ, और बाकी 2 पिटक भी याद रखिए। विनय पिटका, जिसमें भिक्षुओं के नियम है, और अभिधम्मा पिटका, जिसमें दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल विश्लेषण है। ग्रेट। और अब हमारे एनालिसिस का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 35। पीएम सूर्या घर योजना के लिए लोन किस बैंक ने दिया है? आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। ये लोन करीब $625 मिलियन का है। इसका लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। उन्होंने लिखा है कि शिफ्ट में कुछ ऑड क्वेश्चंस भी आए थे। ऑड क्वेश्चंस जैसे कैसे? जैसे बास्केटबॉल के कुछ पुराने रूल्स या गुप्ता साम्राज्य से जुड़ा कोई बहुत ही गुमनाम सा सवाल। ओह, इसका मतलब तो यही है कि तैयारी करने वालों को सिर्फ रटने पर फोकस नहीं करना चाहिए। एक तरफ गुप्ता एम्पायर की इतनी गुमनाम हिस्ट्री पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ नेक्स्ट कार 19 जैसी मॉडर्न सेल थेरेपी। यही तो, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट वो नहीं है जो सिर्फ पिछले साल के क्वेश्चंस रट्टा मारे, बल्कि वो है जो इन सभी अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बीच एक कनेक्शन देख पाए, है ना? एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी इस बात से। जिसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा वही जीतेगा। सही कहा आपने। Ravi sir works tirelessly, often from 10 a.m. onwards, to bring you this level of detail despite the physical strain. If you found this valuable, please like the video, subscribe to the channel, and join our Telegram via the link in the description for Pal Pal ki update. For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I am Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.